सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से समयानुसार प्रश्न कुंडली पर कक्षा आयोजित की जाती रहती है। आज जो यह प्रश्न कुंडली की कक्षा है, यह प्रश्न कुंडली की 6ठी कक्षा है। आज की कक्षा में हम सब यह समझने का प्रयास करेंगे कि भावों के कारक ग्रह पुस्तकों में किस प्रकार बतलाए गए हैं एवं व्यवहारिकता के रूप में भावों के कारक ग्रह हम सब कैसे विचार करते हैं। तो प्रथम भाव जो लग्न का होता है, प्रथम भाव जो लग्न का होता है, यह हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। लग्न व्यक्ति के स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लग्न के कारक सूर्य भी होते हैं, लग्न के कारक चंद्रमा भी होते हैं। सूर्य देव हमारे स्वास्थ्य के कारक कहे गए हैं लग्न के लिए, और चंद्रमा शरीर का, चंद्रमा शरीर का। बीमारियां व्याधियां शरीर में होती है, इसलिए अरिष्टों का विचार चंद्रमा से किया जाता है। सूर्यदेव हमारे स्वास्थ्य एवं आयु के कारक है लग्न भाव के लिए। दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। मुख्य रूप से हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में विचार करते हैं। हालांकि घर का भाव तो चौथा है, लेकिन दूसरा भाव हमारे शुभ चिंतकों का है। दूसरे भाव से आंख का भी विचार होता है। तो दूसरे भाव से यदि धन का विचार करना होता है, दूसरे भाव से यदि धन का विचार करना होता है, तो इनसे कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 1 मिनट बोलो, 1 मिनट हमारे इधर देखिए ना। दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है। तो जब वाणी का विचार किया जाता है तो कारक ग्रह देव बुध देव बन जाते हैं। दूसरे भाव से आंख का भी विचार किया जाता है। तो जब दूसरे भाव से आंख का विचार किया जाता है तो उस समय कारक ग्रह आंखों के लिए सूर्यदेव हो जाते हैं। दूसरे भाव से हम दाएं आंख का विचार करते हैं, 12वें भाव से हम बाएं आंख का विचार करते हैं। तो जब 12वें भाव से आंखों का विचार यानी कि बाएं आंख का विचार किया जाता है तो चंद्रमा कारक आंख के हो जाते हैं। जब हम अपने शुभ चिंतकों की बात करते हैं, शुभ चिंतक के लिए कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव दोनों ही हो जाते हैं। सामान्यतः पुस्तकों में आप सबों को यह पढ़ने को मिलेगा कि दूसरे भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से फलादेश में इन सभी का उपयोग होता है। वाणी के लिए बुध का, आंखों के लिए सूर्य का एवं अपने स्वजनों के लिए देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव का। अब आते हैं तीसरे भाव से। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे सहोदर भाइयों का है। इसे भ्रातृ भाव भी कहा जाता है, पराक्रम भाव भी कहा जाता है। तो जब बात भाई की हो, बात साहस का हो, बात पराक्रम का हो, बात हिम्मत की हो, तो मंगल देव कारक हो जाते हैं। तीसरा भाव हमारे 8वें भाव का 8वां भाव है, भावत भावों के अनुसार। कई मायनों में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका हिम्मत ही टूट गया वह तो बस गया। मन के हारे सब हारे और मन के जीते जीते, यानी कि मन में ही आत्मबल न हो, हिम्मत साहस न हो, तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है। तो हिम्मत की भाव यह है। और यह आयु भाव से 8वां भाव है, इसलिए आयु का भी विचार किया जाता है।
तो जब आयु का विचार तीसरे भाव से करना होता है तो शनिदेव कारक हो जाते हैं। तीसरा भाव संचार का भी है, गतिविधियों का भी है, स्किल पावर का भी है, हमारे पड़ोसी का भी है। तो जब इन बातों की का प्रश्न हो और चर्चा करना हो तो बुधदेव कारक हो जाते हैं। पुस्तकों में आपको तीसरे भाव से संबंधित कारक ग्रहों के बारे में, मंगल के बारे में बताया गया है, परंतु पुस्तकों में यह भी बातें बताई गई है कि जिस भाव से जिन प्रश्नों का विचार करना हो वे प्रश्न जिस ग्रह के अंतर्गत आते हों तत्कालिक रूप से वे ग्रह कारक ग्रह बन जाते हैं और उनसे विचार करना चाहिए। अब आते हैं चौथे भाव पर। चौथा भाव हमारे सुख का भाव है। चौथा भाव हमारे सुख का भाव है, माता का भाव है, मन का भाव है, भावनात्मक लगाव का भाव है। तो जहां पर भावनात्मक बातें होती है या मन की बात है, भावना की बातें हैं, माता की बातें हैं, ममता की बातें हैं, तो वहां पे कारक चंद्रमा होते हैं इन सभी प्रश्नों के लिए। चौथे भाव से शिक्षा एवं ज्ञान की भी चर्चा होती है। हालांकि पंचम भाव से भी बुद्धिमत्ता का विचार किया जाता है। तो जब चौथे भाव से विद्या का विचार करना होता है तो चंद्रमा एवं बुध दोनों का विचार किया जाता है। यानी कि पढ़ाई में हमारे मन की स्थिरता रहेगी नहीं रहेगी वह चंद्रमा बतलाता है। हम सीख पाएंगे कुछ कि नहीं सीख पाएंगे वह बुधदेव बताते हैं। चौथे भाव से अस्थाई भू संपत्ति की भी चर्चा की जाती है। अस्थाई संपत्ति का भी विचार किया जाता है, वाहन इत्यादि का भी विचार किया जाता है, उसके कारक शुक्रदेव हो जाते हैं। चौथे भाव से लोकप्रियता का भी विचार किया जाता है। चौथे भाव से लोकप्रियता का भी भाव, लोकप्रियता का भी विचार किया जाता है एवं खेती वाली जमीन का भी विचार किया जाता है। तो उसके कारक शनिदेव होते हैं। चौथे भाव से बने हुए मकान की भी, निर्मित भवन का विचार किया जाता है तो उसके लिए मंगलदेव कारक होते हैं। हालांकि पुस्तक में पढ़ने पर आप लोग यह पाएंगे कि चौथे भाव के कारक चंद्रमा एवं शुक्र बताया ज्यादातर। शुक्र, हाँ शुक्रदेव बताते हैं। चंद्रमा एवं शुक्र चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं। दिग्बल अलग बात है, कारक अलग बात है। वैसे पुस्तक में चंद्रमा एवं बुध के बारे में बतलाया गया हो सकता है जी, बुध को। अब आते हैं पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव हमारे बुद्धिमत्ता का है। जॉब कर ठीक है, अवसर सरिया के धरे भाई हमको। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव खास करके पुस्तकों में संतान भाव के नाम से जाना गया, बतलाया गया है, सुत भाव। तो जब बात संतान की हो तो कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पंचम भाव हमारे इष्ट देव का भी है, पंचम भाव हमारे ज्ञान का भी है। तो जब बात इष्ट देव की या बात ज्ञान की होती है तो देवगुरु ही कारक बनते हैं। पंचम भाव से बुद्धिमत्ता का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव से बुद्धिमत्ता का भी विचार किया जाता है। हम लोग प्रश्न कुंडली की कक्षा में आगे आकस्मिक धन लाभ की बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहां पर हम सब यह पढ़ेंगे कि कारक ग्रह कौन है। तो कारक ग्रह देवगुरु ऐसे बुध देव हैं। यानी कि जब पंचम भाव से आकस्मिक धन की बात हो, पंचम भाव से जब आकस्मिक धन की बात हो तो
कारक ग्रह कौन से ग्रह बन जाते हैं? बुध देव बन जाते हैं। बुध देव। अब आते हैं छठे भाव पर। छठा भाव से सामान्यतः रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है। छठे भाव से सामान्यतः रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है। तो यदि बातें शत्रु की हो तो कारक ग्रह मंगल देव बनते हैं। कारक ग्रह मंगल देव। शत्रु हुआ, शत्रुता हुआ, मुकदमा हुआ, अवरोध हुआ इत्यादि शत्रुता से संबंधित जितनी बातें हैं छठे भाव से देखी जाती है और उसके कारक ग्रह मंगल देव होते हैं। छठे भाव से कर्ज, बीमारी, शोक इत्यादि भी देखे जाते हैं। तो जब कर्ज, बीमारी, शोक इत्यादि की चर्चा होती है तो छठे भाव के कारक शनिदेव हो जाते हैं। छठे भाव से हम मामा का भी विचार करते हैं तो बुधदेव कारक हो जाते हैं। मामा के विचार के लिए बुधदेव। अब मामा का विचार क्योंकि है छोटे मामा का भाव हो जाता है, क्योंकि तीसरे भाव, कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई का होता है, चौथा भाव माता का होता है। तो माता से जो छोटा भाई, वह जो हमारे मामा हुए या मौसी हुए, जो मामा से छोटे हैं, वह छठा भाव। और जो माता से जो बड़े हैं वह वो मामा या मामा की बहन जो हमारे माता से बड़ी हैं उसके लिए 11 होते हैं, और जो माता से छोटे हैं इसके लिए छठा भाव। अब हम लोग चलते हैं सातवें भाव पर। सातवें भाव से सामान्यतः पति या पत्नी का विचार किया जाता है। पति या पत्नी का विचार किया जाता है। तो यदि महिला की कुंडली हो, महिला के लिए यदि आप प्रदेश कर रहे हो और आपने प्रश्न कुंडली बनाया है या लग्न कुंडली से प्रदेश करते हैं, तो महिला के लिए पति के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं। पुरुष के लिए पत्नी के कारक शुक्रदेव होते हैं। मंगल देव दाम्पत्य जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यौन ऊर्जा की, उसके कारक मंगल देव होते हैं। अब आते हैं आठवें भाव के कारक। आठवें भाव से आयु का विचार किया जाता है। तो आयु के लिए शनिदेव कारक होते हैं। आयु के लिए शनिदेव। शनिदेव कारक होते हैं। नवम भाव हमारे गुरुजनों का भाव है। तो देव गुरु बृहस्पति गुरुजनों के कारक होते हैं और पिता भी हमारे गुरु समान ही होते हैं। जो ही हमारा होश होता है, जब हम किसी गुरु के पास में जाते हैं, उससे पहले भी हमारे पिता सांसारिक ज्ञान देते हैं, माता सामाजिक ज्ञान, पिता घर के बाहर का ज्ञान कि बाहर में हम कैसे चल सकते हैं, रह सकते हैं, उसका ज्ञान। तो हमारे माता और पिता दोनों ही गुरु। तो पिता का भी विचार गुरु के रूप में नवम भाव से किया जाता है। तो जब नवम भाव से पिता का विचार गुरु के रूप में किया जाए तो सूर्यदेव कारक होते हैं। अब आते हैं दसम भाव। दसम भाव से हम अपने कार्यों का विचार करते हैं। दसम भाव से हम अपने कार्यों का विचार करते हैं कि हम क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो वैसे सातवें भाव से भी व्यवसाय देखा जाता है। यह दसम से दसम है भावत भावम के अनुसार। भावत भावम का नियम हर भाव पर लागू होता है। भावत भावम का नियम हर भाव पे लागू होता है। हर भाव पे लागू होता है और करना भी चाहिए। यदि हम भावत भावम का नियम नहीं लगाते तो हमारा फलादेश अधूरा रह जाता है। हमारा फलादेश
अधूरा रह अधूरा जाता है। अधूरा रह जाता है। इसलिए कभी भी फलादेश अधूरा नहीं करना चाहिए, अधूरा नहीं सीखना चाहिए। तो 10वें भाव के कारक शनिदेव होते हैं हमारे जीवन वृत्ति के लिए। हम किस प्रकार से जीवन चलाना चाहते हैं, हम कैसे कमाना चाहते हैं, कमाने की भावना हमारी कैसी होगी, यह शनिदेव बताते हैं। ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमानी से काम करेंगे, वक्त की पाबंदी रहेगी, वक्त की पाबंदी नहीं रहेगी, शनिदेव बताते हैं। शनिदेव की स्थिति से पता चलता है हम जो काम कर रहे हैं उसमें मान मर्यादा कितना मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इसके लिए सूर्यदेव कारक बनते हैं। हम जो काम करते हैं उसमें ज्ञान विवेकशीलता की आवश्यकता पड़ती है। तो देव गुरु बृहस्पति, अब हम अपने कार्यों में कितना ज्ञान, कितनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं, देव गुरु बृहस्पति एवं बुधदेव बताते हैं। बुधदेव और देव गुरु बृहस्पति की स्थिति जितनी अच्छी होगी हम उतने अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे। तो यह 4 ग्रह हुए 10वें भाव के कारक। 11वें भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं। 11वें भाव से बड़ा भाई का विचार किया जाता है, बड़ी बहन का विचार किया जाता है। तो बड़ी बहन या बड़ा भाई का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। 11वां भाव लाभ का भी है या आय का है, इसके भी कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 12वां भाव से कई चीजों का विचार किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब बाएं आंख का विचार करना हो तो 12वां भाव और उसके कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं। 12वां भाव व्यय का भी है, 12वां भाव शोक का भी है, 12वां भाव बंधन का भी है, 12वां भाव भौतिक अभिलाषा का भी है, 12वां भाव अपरिचितों के बीच में जाकर रहने का भी है, 12वां भाव मोक्ष का भी है। तो जब मोक्ष की प्राप्ति हेतु व्यक्ति कुछ करता है तो उसमें ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। तो 12वें भाव से हम मोक्ष की प्राप्ति हेतु ज्ञान का भी विचार करते हैं। तो अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब जैसे 12वें भाव से शोक की बात हो, चिंता की बात हो, तो शनिदेव कारक बनते हैं। 12वें भाव से यदि बंधन की बात करनी हो, कारागार इत्यादि की बात हो, तो मंगलदेव कारक बन जाते हैं। 12वें भाव से भौतिक अभिलाषा की चर्चा होती है, उसके कारक ग्रह शुक्रदेव होते हैं। 12वें भाव से अपरिचितों के पास में जाना, रह जाना या अपरिचितों से मेलजोल बढ़ना, उसके कारक राहुदेव होते हैं। मोक्ष की बात है, मोक्ष के कारक 12वें भाव के लिए केतुदेव होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो उस ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। वैसे सामान्यतः 12वें भाव के कारक ग्रह पुस्तक में देखेंगे तो शनि देव को बतलाया गया है, 11वें भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को बतलाया। तो हम लोगों ने यह सीखा, यह पाया कि यदि कोई ग्रह किसी एक खास भाव का कारकत्व नहीं निभाता, अपने अधिकार क्षेत्र, ग्रह के जो भी अधिकार क्षेत्र हैं, उस अधिकार क्षेत्र से प्रश्न जिस भाव से संबंध रखता है, वे उस प्रश्न के लिए कारक ग्रह बन जाते हैं। अब आप लोगों में से अभी तक अब आप लोगों को इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, तो बोल सकते हैं, रख सकते हैं।
गुरुदेव जी ये इसमें कारक ग्रह कौन रहेगा? हाँ दमयंती जी, बोला जाए। 7वें भाव का कारक ग्रह कौन होगा? 7वें भाव का कारक ग्रह पुरुषों के लिए पत्नी के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए पति के कारक देवगुरु बृहस्पति, दोनों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए ऊर्जा के लिए मंगल देव। ये 3 कारक ग्रह होंगे। अच्छा, पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए गुरु और मंगल। ठीक, ओके गुरु। और भी ढेर सारी बातें देखी जाती है। 7वें भाव से कामुकता इत्यादि का विचार किया जाता है, तो फिर कामुकता के लिए फिर शुक्र। बातें स्पष्ट हो गई? हाँ कैलाश जी। जी गुरुदेव, आत्मबल के कारक कौन होंगे? आत्मबल के कारक सूर्य एवं मंगल। बल के कारक मंगल, आत्मा के कारक सूर्य। वैसे मंगल खराब होगा तो आत्मबल की कमी पाई जाएगी। हाँ मृदुल मिश्रा जी, बोला जाए। गुरु प्रथम भाव के फिर से बता दीजिए। प्रथम भाव के तो हम सबसे पहले बतलाए। जी गुरु जी, एक बार फिर से बता दीजिए। सूर्य एवं चंद्रमा। सूर्य देव हमारे स्वास्थ्य एवं आयु के कारक हैं और चंद्रमा हमारे शरीर के कारक हैं। शरीर के कारक। अच्छा, हम आप सबों को एक बात और बतला दें कि हाँ अपर्णा जी, बोला जाए। गुरु जी ये पूछ रही थी लोकप्रियता के कौन होंगे कारक? शनिदेव। शनिदेव होते हैं। और खर्चे के? खर्चे के लिए तो शनिदेव। शनिदेव ही है। ठीक है गुरु जी। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह देव विद्या है। अपने ज्ञान के आधार पे कक्षा संचालन होता है एवं यहाँ पर जितना हम सभी जानते हैं पुस्तकों के आलोक में सत्य बातें ही चर्चा होनी चाहिए। और इस कक्षा के लिए सबसे पहले एक नियम बनाया गया था। उस नियम को शायद आप लोग भूल गए हैं, पुनः हम उस नियम को बोल देते हैं। नियम यह बना था कि वैसी वस्तुएं, वैसे विषय वस्तु पर प्रश्न किए जा सकते हैं जो नहीं समझ में आया हो। बोलना पड़ेगा प्रश्न पूछने से पहले कि हाँ हमें यह बातें समझ में नहीं आई, फिर हम उस पर अपनी बातों को रखेंगे। यदि आप नहीं बोलते हैं कि मुझे यह बातें नहीं समझ में आई, तो मैं उत्तर नहीं दे सकता। यह भी होता है कक्षा में कई व्यक्ति होते हैं, कोई कोई ऐसा होता है कि 1-2 मिनट के लिए ध्यान इधर से उधर भटक गया या चाय की चुस्की लेने लगे या कोई आ गया, तब तक बातें कुछ आगे बढ़ गई, तो वह उन बातों को वह ध्यान से नहीं सुन पाए, तो फिर वह रिपीट अगेन उससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ पे वैसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। हाँ, उसके लिए आप क्लास की वीडियो देखें। यदि वह वीडियो भी नहीं देखने पर भी नहीं समझ में आती तो आप समूह में लिखें। समूह सदैव खुला हुआ रहता है कि यह बातें हमने क्लास में भी भाग लिया, वीडियो भी देखा, फिर भी मुझे नहीं स्पष्ट रूप से समझ में आया, तो अगली कक्षा में निश्चित रूप से उस विषय वस्तु पर चर्चा हो जाएगी। या समूह के सदस्य जिनको आता होगा वो अपना उत्तर लिख देंगे। तो ये तो हुआ सभी भावों के कारक ग्रह। अब हम लोग इसके बाद में अब विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम फलादेश करते हैं, यहाँ पर कुंडली को मिटा दें। जी गुरुदेव। तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है मुख्य रूप से। 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
भुवन दीपक पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रश्न कुंडली में बनने वाले 4 प्रमुख राजयोग बतलाए गए हैं। 4 प्रमुख, आप सबों ने, भुवन दीपक हमने पुस्तक समूह में शेयर किया था कभी, शायद मुझे याद आ रहा है, तो आप सबों ने देखा है, शायद देखा हो, नहीं आप लोगों ने देखा हो तो देख लीजिएगा। उसमें 4 प्रमुख राजयोग बतलाए गए। उस 4 प्रमुख राजयोगों को हम सभी व्यवहारिक दृष्टिकोण से 4 प्रकार से लेते हैं। एक जो पहला होता है भाव वृद्धि, दूसरा होता है भाव हानि, भाव वृद्धि, भाव हानि, तीसरा होता है प्रश्न सिद्धि, चौथा होता है प्रश्न हानि। इन चारों चीजों को हम सबों को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। यदि हम सभी नहीं समझते हैं तो फिर हम लोग प्रदेश सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज की कक्षा में भाव वृद्धि को समझते हैं कि भाव वृद्धि क्या होता है। तो सबसे पहले हम सबों को पहचान करना होगा कि प्रश्न किस भाव से संबंध रखता है। प्रश्न किस भाव से संबंध रखता है? अब आप ही लोगों में से कोई भी व्यक्ति एक प्रश्न बोले, फिर भाव चयन हो, फिर उस पर हम लोग क्लास आगे बात करेंगे। जी गुरुदेव, मेरे शरीर में बहुत आलस रहता है गुरुदेव। चलिए, तो आलस के लिए हम लोग किस भाव से विचार करेंगे? कोई भी सदस्य बतलाए। यहाँ पे शनि, काफी शनि ग्रह से देख सकते हैं ना। ठीक है, ग्रह तो शनि हो गए, लेकिन भाव कौन सा हो? थर्ड, हाँ जी, लग्न से, लगन से भी, लग्न से, थर्ड से भी लगन कुछ से। पराक्रम, मेहनत सब हमारा ऊर्जा हमारी और थर्ड में होती है। हाँ, ऊर्जा एवं उत्साह तीसरा भाव होता है। लग्न जो है वह शरीर के या पूरे ब्रह्मांड के जितने भी आपके प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लग्न प्रतिनिधित्व करता है। वह ऑलराउंडर कह सकते हैं उसे। लेकिन ऊर्जा, उत्साह, आलस्य के लिए प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। यदि ऊर्जा ही नहीं होगा, उत्साह ही मन में नहीं होगा, तब तो आलस्य होना स्वाभाविक है ना। तो तीसरा भाव हो गया। तो जब हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे, जब हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो यह देखेंगे कि तीसरे भाव में कौन सा है। तो अभी हम लोग वर्तमान का, अभी हम लोग वर्तमान की ही कुंडली बनाते हैं।
वर्तमान में जो अभी लग्न व्यतीत हो रहा है वह सिंह लग्न व्यतीत हो रहा है। कौन सा लग्न व्यतीत हो रहा है? सिंह लग्न। 5 केतु देव यहीं पे हैं, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। इसके बाद में ग्रहों की स्थिति 7वें भाव में चंद्रमा एवं राहु, 8वें भाव में बुध मंगल शनि, शनि, 9वें भाव में शुक्र एवं सूर्य, 11वें भाव में गुरु। एक 2 2 4 3 7 2 9 सभी ग्रह। अब 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव का नहीं, तीसरे भाव। तो सबसे पहले जिस भाव का प्रश्न हो उस भाव को हम लोग पहचानेंगे। अब यह भाव का स्वामी भाव तीसरा हुआ, तो भाव का स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव। शुक्रदेव हो गए। यहाँ पर देखा जाए 2 एवं 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तो नियम यह है कि भाव का स्वामी भाव में ही बैठा हो या देखा जाता हो, या भाव का स्वामी के द्वारा देखा जाता हो। तो शुक्रदेव यदि यहाँ पर होते तो भाव के फलों में शुभ वृद्धि होती, यानी कि व्यक्ति के आलस्य इत्यादि नहीं आता। यह प्रश्न किनका है? जी गुरुदेव। आप ही का है। जी जी जो ठीक है, संयोग से हमने कोई नंबर नहीं पूछा, नंबर पूछते तो और विश्वास हो जाता है। यह आप ही का समझिए फलादेश ही हो रहा। वो तो उत्तर देने वाले के ऊपर में निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कुंडली बना करके फलादेश कर दे। हमने वर्तमान के ही लग्न व्यतीत जो हो रहा है उसी को हम लोग आधार मानकर फलादेश हम कर दे रहे हैं। तो भाव का स्वामी यदि भाव में होता तो भाव के फलों में सुवृद्धि होती, यानी कि ऊर्जा उत्साह इत्यादि होता। भाव का स्वामी भाव में नहीं है, इसलिए फल की वृद्धि नहीं है। दूसरा सूत्र यह है कि भाव के स्वामी के द्वारा भाव देखा जाता हो। भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, भाव को देख रहे हैं, भाव को देख रहे हैं। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, आलस्य की उतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन प्रश्नकर्ता का कहना है कि हमें आलस बहुत आता है। और आगे बढ़कर देखते हैं, यह तो एक ही सूत्र हुआ या 2 हुए। इन 2 सूत्रों में एक सूत्र तो आलस्य के फेवर में गया और एक सूत्र आलस्य के फेवर से अलग हो गया। अब शुक्र एवं सूर्य जो भी ग्रह सूर्य के साथ में होते हैं, सामान्यतः उन्हें अस्त माना जाता है, सामान्यतः उन्हें अस्त माना जाता है। तो अस्त ग्रह उतने अच्छे फल नहीं देते, परंतु शुक्रदेव अस्त यहाँ पर नहीं है। नहीं, तो हल्का फुल्का जब अब ग्रह कौन है? तो शुक्र है। तो जब हल्का फुल्का आराम वाली शौक वाली बात आती है तब बड़े जोश उमंग उत्साह आ जाता है इनमें। लेकिन अन्य कार्यों में थोड़ी आलस्य पना रहती। अब यहाँ पर सूर्य की नीच की भी दृष्टि है। जिस भाव पर नीच की दृष्टि होती है उस भाव के फलों में हानि होती है। तो ऊर्जा उत्साह कम हो गया, ऊर्जा उत्साह कम हो गया। तो जो कम हो रहा है उसके बदले हम लोग 9 का निशान लगा रहे हैं, तो एक और 9 का निशान मिल गया, ऊर्जा उत्साह की कमी आ गई। लग्न का भी विचार किया जाता है कि लग्न कैसा है, तो लग्नेशी 0 अंशों के बराबर में है। लेकिन हम लोग तीसरे भाव को आधार मानकर अभी बात आगे बढ़ा। विचारणीय भाव का स्वामी, विचारणीय भाव जिस भाव का हम सभी विचार कर रहे हैं उस भाव का स्वामी अपने मित्र राशि में हो तो अच्छी बात है, अपने स्वराशि में हो
तो अच्छी बात है, लेकिन शत्रु राशि में होता है तो ठीक फल नहीं होता। अब यहाँ पर ग्रहों की प्रश्न कुंडली में ग्रहों की मित्रता शत्रुता हमने यहाँ पर लिख दिया है। कक्षा में चर्चा नहीं हुई है मित्रता शत्रुता पर, परंतु हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ग्रहों की मित्रता शत्रुता में शुक्रदेव मंगल की राशि में बैठे हुए, एक नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। मंगल देव। तो मंगल देव के मित्र कौन है? सूर्य चंद्रमा गुरु, लेकिन ये तो शुक्र है। तो मंगल तो शुक्र को शत्रु मानता है, तो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए आलस्य पना कुछ बढ़ा। और आगे बढ़िए। भाव का स्वामी अपने भाव एवं लग्न से, हालांकि पुस्तकों में तो लग्न की बातें दी जाती है, तो भाव का स्वामी लग्न से शुभ भाव में हो, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ तो त्रिकोण में ही है, यह बातें ठीक है, तो यह तो शुभ हुआ। तो शुभ के लिए हम लोग क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। विचारणीय भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह की स्थिति बने तो अच्छी बात है। तो विचारणीय भाव पर पापग्रह की दृष्टि न हो तो अच्छी बात। अब विचारणीय भाव के 12 में तो मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, यह पाप प्रभावित हो गया। यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो अब यहाँ चौथे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो भाव को हम पाप कर्तरी या शुभ कर्तरी नहीं कह सकते। अब भाव को देखें कि कितना प्रभाव में है, तो भाव मंगल की 8वीं दृष्टि से भी दृष्ट है एवं भाव राहु से भी दृष्ट है। 2 पापग्रह से दृष्ट है, 1 शुभग्रह से दृष्ट है। तो 1 शुभग्रह और 1 पापग्रह मिलके 0 हो गया, फिर भी 1 पापग्रह की संख्या बढ़ गई, तो भाव के फलों में वृद्धि हो गई। पापग्रह की दृष्टि हो जाएगा तो हानि होगा कि बढ़ जाएगा? अब खराब हो जाएगा ना, शुभ फल और हानि। हालांकि मंगल देख रहा है, ठीक है, मंगल तो पापग्रह है, लेकिन कारक तो ऊर्जा उत्साह का वही है। कारक तो ऊर्जा उत्साह का मंगल है, मंगल देवी है। मंगल है। शुक्र की लेकिन राहु की, हाँ, राहु की भी दृष्टि है। तो हम इतना जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कहा है कि हमें आलस्य बहुत रहता है लेकिन एकाएक दिमाग बड़ा चलता है, जो बात का जवाब जल्दी किसी को नहीं मिल पाता है तो इनको बड़ा जल्दी जवाब दे देते हैं। क्या बातें सही है? जी गुरुदेव, आलस मुख्य चीज है। आलस रहता है और किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो बात नहीं है, हमने कहा जवाब देने में बड़ा जल्दी जवाब देते हैं। जवाब देना अलग बात है, कार्यों में आलस्य होना अलग बात है। जवाब देना अलग बात है और आलस्य होना अलग बात है। तो क्या जवाब देने में भी आपको आलस लगता है? ना गुरुदेव, जवाब देने में आलस नहीं लगता है गुरुदेव। जल्दी से दे देते हैं ना सामान्यतः, फौरन हाँ जी जवाब। गुरुदेव, बहुत जल्दबाजी करता हूँ गुरुदेव। हाँ, तो वह जल्दीबाजी क्यों है? तो यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है एवं राहु की भी, मतलब गुरु की भी दृष्टि और राहु की भी दृष्टि। राहु आकस्मिकता है और देवगुरु बृहस्पति
क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान और आकस्मिकता दोनों का मेल हो रहा है, और तीसरा भाव संचार का भी है, इसलिए जल्दीबाजी। अब यहां पर देखा जाए, भाव का कारक ग्रह अच्छे स्थिति में नहीं है। ने प्रश्न जो ऊर्जा उत्साह का हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले पढ़ा, उसका स्वामी ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल 8वें भाव में बैठे हुए हैं एवं शनि से युक्त हैं, एवं शनि से युक्त हैं। युक्त हैं, और शनि आलस्य देते हैं। और यह भाव 8वां है, मंगल जहां बैठे हुए हैं, तो 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह जो भी देते हैं लंबा देते हैं। इसलिए आपके कार्यों, उत्साहों में इत्यादि में अधिक आलस्यपन है। तो कारण क्या हुआ? जी अभी तक के अवलोकन के आधार पर शनिदेव बने, अभी तक के अवलोकन के आधार पे शनिदेव बने। शनिदेव बने। भाव में जब जिस भाव में लग्नेश बैठ जाए या लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो भाव के फलों में अच्छा वृद्धि होता है। परंतु इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश सूर्यदेव ही हैं, और वह भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, सो नीच की दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? नीच की। नीच की दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर शुभ फल नहीं मिल रहा है। तो ये तो हुए कुछ भाव वृद्धि के योग। हम लोग अगली कक्षा में भाव हानि के, कार्य वृद्धि के, कार्येश इत्यादि का अवलोकन अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं, और इस कक्षा की वीडियो आज से पब्लिक नहीं होगी। वीडियो आज के बाद से पब्लिक नहीं होगी। वीडियो तो बनी है, लेकिन पब्लिक नहीं की जाएगी।